मेरे लिए इससे अधिक गौरव की कोई बात नहीं हो सकती है कि स्वर्गीय माननीय श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के विश्वविद्यालय में मुझे आपने आमंत्रित किया। अगर आप नहीं करते, मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना अधूरा रह जाता। मैं जब बड़ा हो रहा था तो हमारे काफ़ी पारिवारिक संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी के साथ रहे। मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्रों में से थे और घर जैसे ही था। ऐसा नहीं था कि आजकल जैसा हो गया, वैसा नहीं था कि अरे बहुत बड़े आदमी हैं। और उस वक्त में सब साधारण लोग थे, सिंपल लोग थे। मुझे आज भी याद है, काफ़ी सिंपल थे। लेकिन जो लोग जितने सिंपल होते हैं उतने ही वो लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे होते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन चीज़ है सिंपल होना। और उसका ये असर है कि जिस नाम से आपने विश्वविद्यालय रखा है, जितने लोग हैं, आपकी फैकल्टी है, जो लोग हैं, सबसे बातचीत हो रही थी, आप लोग भी बहुत सिंपल हैं और ये बड़े एक गौरव की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री वाजपेयी जी, श्री श्रीवास्तव जी, भरत शरण सिंह जी, अतुल जी और मेरे अच्छे मित्र और मीडिया की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान देने वाले विख्यात कुलपति सुरेश जी और यहाँ बैठे फैकल्टी के सारे प्रोफेसर्स, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। अभी हम जब वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे तो किसी प्रोफेसर साहब ने बोला कि भाई कम्युनिकेट तो जानवर लोग भी करते हैं, चिड़ियों की भी भाषा होती है, बंदरों की होती है। और तभी से एक विचार मेरे दिमाग में चालू हुआ। ये सत्य है कि जानवर बातचीत करते हैं, ये साइंस प्रूव कर चुकी है। आप बंदरों को देखिए, काफ़ी रिसर्च हुआ है अफ्रीका में। बंदर जब ऊपर आकाश की तरफ देख के ज़ोर ज़ोर से कुछ बोलते हैं आपस में एक दूसरे को, जंगलों में, शहर के बंदर नहीं। शहर में तो यही मुश्किल है, कौन बंदर बोल रहा है और कौन इंसान बोल रहा है। शिमला जाइए तो पता चलेगा आपको। लेकिन जब वो ऊपर देख के बोलते हैं तो बाकी बंदर समझ जाते हैं कि ऊपर से कोई बाज या चील या कोई बहुत बड़ा पक्षी आ रहा है। और जब सामने की तरफ देख के उसी तरह की आवाज़ निकालते हैं तो बाकी बंदर समझ जाते हैं कि सामने से एक शेर या कोई भालू या एक बड़ा जानवर आ रहा है। पर जानवरों का जितना भी कम्युनिकेशन है वो सर्वाइवल तक ही सीमित है। भूख, डर, नींद, मां और बच्चे के बीच की बातचीत, यानी भावनाओं तक सीमित है। और वो एक तरह से अपनी भावनाएं आप तक एक्सप्रेस कर देते हैं। जो लोग घर में कुत्ते बिल्ली पालते हैं वो जानते हैं। गाय के साथ आप देख लीजिए, कई लोग तो सांप रखते हैं और कहते हैं सांप भी जो है उनके साथ कम्युनिकेट करता है। चिड़ियां, तोते आपने हमेशा देखा होगा। फिर ऐसा क्या है कि जो मनुष्य को जानवरों से अलग करती है? वो कौन सी एकमात्र बात है? एकमात्र बात, गिनाने को तो हम हजारों गिना सकते हैं, पर कौन सी ऐसी एक बात है जिसने कि मनुष्य को, इंसान को, मनुष्य को जानवरों से अलग किया? और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर आप लोगों से पूछें तो साइंस के स्टूडेंट्स तक ये बात नहीं बता पाते हैं। वो एकमात्र चीज है भाषा। क्योंकि बिना भाषा के विचार नहीं। अगर भाषा हटा दें तो आप सोच नहीं सकते। जो विचार हैं वो सिर्फ भाषा से ही उत्पन्न होते हैं, या यूं कहें जो विचार हैं उनको भाषा बांधती है। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए, जैसे मैं बोल रहा हूं अपने दिमाग में सोचिए, क्या आप बिना शब्दों के कुछ सोच सकते हैं? तो इसका मतलब शब्द जो है वो इंसान बनने की पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है। वहीं से इंसानियत शुरू होती है। इंसान और जानवर का जो भेद है वो एक शब्द से शुरू होता है। तो वो यूं है कि एक बंदर कह रहा है सामने से शेर आ रहा है और सारे बंदर एक ही बात समझ रहे हैं। सारे बंदर एक ही बात समझ रहे हैं कि सामने से शेर आ रहा है। और जब भाषा बन जाती है तब वो शेर अलग अलग आकार ले लेता है। एक भयंकर शेर आ रहा है, बहुत तेजी से शेर आ रहा है। ये बंदर ये नहीं बता सकते कि बहुत तेजी से आ रहा है, धीमे धीमे आ रहा है, झाड़ियों के पीछे से छुप के आ रहा है, या शेर का बच्चा आ रहा है।
काले रंग का शेर आ रहा है, सफेद रंग का शेर आ रहा है, यह भाषा से इंसान ने ही बताना शुरू किया। तो पहली बात यह समझ लें, हिंदी और सिनेमा में मैं अब भी आता हूं, पर पहली बात यह समझ लें कि जो शब्द आप सीखेंगे वही आपके विचार बनेंगे। आपके विचार अगर अच्छे हैं तो समझिए आप कहीं अच्छी भाषा जानते हैं। अब वो भाषा हिंदी है या अंग्रेजी है या उर्दू है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदी बोलने वाले ही विद्वान होते हैं, लेकिन हां यह तय है कि जो अच्छी भाषा नहीं जानते उनका अच्छा विद्वान होना एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो भाषा जो है वो हमारा वर्ल्ड व्यू बनाती है, मतलब हम इस दुनिया को कैसे परसीव करते हैं, हम कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं। वही चीज आप भी देखते हैं, वही चीज एक राजनीतिज्ञ भी देखता है, वही चीज एक कवि भी देखता है, और वही चीज एक साधु भी देखता है। और चारों का देखने का नजरिया एकदम अलग होता है। वही बात है, वही नदी है, पर वो नदी में तरलता एक कवि को दिख जाती है, जीवन की तरह बहती हुई नदी एक फिलोसोफर को दिख जाती है। लेकिन जिसके पास अच्छी भाषा नहीं है, जिसका अच्छा वर्ल्ड व्यू नहीं है, उसके लिए वो जो नदी है एक लड़ाई का विषय बन जाता है। ये जो शब्द है राइवलरी, ये राइवलरी शब्द रिवर से निकला है। नदी के पानी को लेके जो झगड़ा है, नदी के दोनों तरफ दो गांव हैं, उनमें लोग रहते हैं, अब नदी किसकी है इस बात को लेके जो झगड़ा चालू हुआ, उसका नाम है राइवलरी। शब्द वहां से निकला है। तो शब्दों की गहराई आप समझिए, इसलिए भाषा बहुत ही आवश्यक चीज है। भाषा के बाद फिर आता है आप वो हिंदी सीख रहे हैं, अंग्रेजी, और मेरे को इससे कोई विरोध नहीं है कि आप हिंदी सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, कौन सी भाषा सीखते हैं, पर जो भाषा आप जानते हैं उससे आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपका जो दायरा है, उनके साथ आप स्पष्ट तरीके से उस बात को जिस भावना के साथ व्यक्त करना चाहते हैं वो कर सकें। ये भाषा का सिर्फ इतना रोल है। क्योंकि अगर आप ग्रीस में रह के हिंदी बोलेंगे तो आपकी भाषा बिल्कुल कोई समझेगा भी नहीं, और अगर आप हिंदी पे ही अड़े रहेंगे और ग्रीस में रहेंगे तो ग्रीस के कल्चर को लेकर जो आपका वर्ल्ड व्यू होगा वो अजीब सा ऊट पटांग सा होगा। ये हुई एक बात। मैं दो तीन बड़ी गहरी बातें आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो विचार निकला वहां से चील कौओं की भाषा से, और तब से मैं यहां बैठ के मेरा दिमाग यही चल रहा है कि क्या वो बात है। अब आती है दूसरी बात कि आखिर ये जीवन है क्या, जिसको हम जीवन बोलते हैं। उस जीवन को अगर निचोड़ा जाए आखिर में एक 90 साल के आदमी से, एक एक्चुअली हार्वर्ड में रिसर्च चल रहा है, 70 साल से शायद चल रहा है वो रिसर्च, 70 से भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा सालों से चल रहा है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सालों से चल रहा है वो रिसर्च। ये है, आप गूगल में जाके आज शाम को देख भी सकते हैं, तो आपको ज्यादा गहराई में बात समझ में आएगी जो मैं कह रहा हूं। वो रिसर्च ये है कि जब दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बड़े प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट, जिन लोगों ने जीवन में कुछ ऐसा अचीव किया जो प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, जिनको देख के हम कहते हैं देखो उनका जीवन जीवन था, ये भी कोई जीना जीना है, जब हम लोगों से बोलते हैं वो जीवन देखो, तो वो लोग जब ऐसा लगता है कि अभी मृत्यु शैया पे हैं या कोई बीमारी है, मरने वाले हैं, उम्र अधेड़ उम्र के हो गए, 70 साल के हो गए, कभी भी जा सकते हैं, तो उनके साथ ये रिसर्चर्स जनरेशन, इसको कहते हैं जनरेशनल रिसर्च, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता है, ये देखने के लिए कि इसमें क्या बदलाव आ रहा है। उसको अगर आप देखें तो लगभग 100% लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि काश हमने अपने जीवन में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ और समय बिताया होता, बैठ के उनके साथ और गप्पे मारी होती। गॉसिप वर्ड यूज किया है 90% लोगों ने,
आई विश आई हैड गॉसिप मोर। इंग्लिश में गॉसिप का मतलब अलग है, भारत में उसको अलग तरह से समझते हैं। लिटरेरी गॉसिप का मतलब है कि उनके, जिसको हिंदी में कहते हैं बैठ के घर वालों के साथ और बातचीत की होती, पंचायत की होती, हमारे उत्तर प्रदेश में जिसको कहते हैं। और आप भी देखिए, आप अभी आंख बंद करके सोचिए, आपके जीवन के जितने सुनहरे मौके हैं, जो चीजें आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती होंगी, जो आपको याद आती हैं, दिल में खलबली पैदा करती हैं, वो मैंने गाड़ी खरीदी वो नहीं है, मैं अमेरिका गया था वो नहीं है, आपने जो गप्पे मारी, जो मतलब जो कहानियां आपकी जिंदगी की हैं। हम बच्चों को भी तो यही कहानियां ही तो बताते हैं। सारा जीवन अगर आप देखें तो कहानियों पे ही आधारित है। कहानी के अलावा आप क्या जानते हैं हिस्ट्री के बारे में? जो आज हिस्ट्री पे इतना गर्व करते हैं हम, वो कहानियां ही तो हैं। वो लोग कहां हैं? लोग तो नहीं है, शब्द ही तो हैं। उन शब्दों में ही तो आपको पता है। और अपने बच्चे को भी जब आप कुछ बताते हैं तो क्या बताते हैं? आप उसके सामने कोई चीज प्रत्यक्ष तो रख नहीं सकते। सत्य बोलना अच्छी बात है, बताइए प्रत्यक्ष मुझे। ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, बताइए मुझे प्रत्यक्ष। और भारत में तो आप बता ही नहीं सकते ईमानदारी अच्छी बात है, कैसे बताएंगे? हर कदम पे तो आपको यहां पे करप्शन एक हमारे जो खून में घुस गया दिखेगा। बुरा लगेगा ये बात सुनने पर, सत्य है, आप भी वही बोलते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं। फिर भी हम कहते हैं ईमानदारी अच्छी चीज है। जो 24 घंटे करप्शन में लिप्त है व्यक्ति, वो भी यही बोलता है कि ईमानदारी अच्छी चीज है। मतलब भाषा से ही संस्कृति चलती है, भाषा से ही वैल्यूज चलती हैं, जिनको आदर्श बोलते हैं। तो समाज, जीवन, सब कुछ अगर देखें तो उसको अगर आप निचोड़ें तो उसमें से सिर्फ इतनी बात निकलेगी कि सब कुछ भाषा पर टिका हुआ है। आज आप भाषा को रोक दीजिए, कहीं अच्छा भाषा नहीं है, जब लाइट चली जाती है कहीं अच्छा अगले एक दिन के लिए भाषा नहीं है। आंख बंद करके कल्पना कर लीजिए, वो सारा अध्यात्म, सारा स्पिरिचुअलिटी, सारा धर्म, सारा सब कुछ कि हम महान है या नहीं है, सब 1 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा। हम में और बंदरों में कुछ फर्क नहीं रहेगा। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं। पिछले कई वर्षों से, पिछले कुछ 10, 15, 20 वर्षों से पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं, मैं बहुत घूमता हूं, विश्व के कोने कोने में मैं साल भर घूमता ही रहता हूं। ऐसा कोई गली, चौराहा, मोहल्ला, देश, शहर नहीं है, समाज नहीं है, जहां पे इस बात को लेके वहां के लोग, बुद्धिजीवी, परिवार, रिसर्चर्स, सोशल साइंटिस्ट इस बात पे बहुत गहन चिंतन नहीं कर रहे हो कि समाज में किस तरह से वैल्यूज का पतन हुआ है। एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट विश्व में, यह अलग बात है कि इस विश्व में कोई भी एक दिन इतिहास में नहीं जहां युद्ध नहीं हुआ, लेकिन वैल्यू एडिशन सोसाइटी में हमेशा होता रहा। आप देखिए पिछले 10-15 साल से, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने जीवन के आसपास देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग जीवन जो है उसमें से वैल्यू सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब उसमें से आदर्श अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आपने अपने पिताजी का मुझे बताया भाषा एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, आप अपने बच्चों से वो कम बोलते होंगे, और आपके बच्चे तो आप बोले तो विश्वास भी नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? उसका कारण यह है कि जब मनुष्य के पास भाषा का अभाव था, तो भीमबेटका, आपने देखा होगा भीमबेटका, पूरे विश्व के मनुष्य जो अपनी बात कहना चाहते थे, चूंकि भाषाएं बहुत नहीं थी, जो प्रिमिटिव आदमी था, जिसको एंथ्रोपोलॉजी में प्रिमिटिव बोला जाता है, वो दीवारों पे चित्र बनाता था, पत्थरों पे भालू, गाय, तरह तरह के बनाता था। भीमबेटका में भी एक जानवर है जो यूनिकॉर्न जैसा है। आज तक किसी को नहीं पता वो गलत पेंटिंग है कि वाकई में यूनिकॉर्न होते थे उस वक्त में। गलत हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें एक फोटो है जिसमें कुत्ते को वो बेल्ट बांध के चला रहा है व्यक्ति, मतलब तब भी कुत्ते को ऐसे पाला जाता था। 30,000 साल पुरानी हो, 30,000 है लगभग, हाँ 30,000, 30,000 साल पुरानी हुआ। तो आज चूंकि भाषा सिखाना एक बहुत ही कठिन, बहुत ही विश्व का सबसे कठिन काम है, फिर उस भाषा में अभिव्यक्ति करना उससे भी ज्यादा कठिन काम है। मटीरियलिस्टिकली बढ़ती हुई जो दुनिया है उसमें सबसे बड़ा अभाव है वक्त का, मेहनत का। और जैसे जैसे कंप्यूटर ने आके
आदमी को धीरे धीरे कमजोर बनाने का काम किया है, वैसे वैसे भाषा का पतन होने लगा है। भाषा का पतन इस स्तर पे आ गया है कि अगर आज देखें सारे बच्चे जो कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, वो लोग भी आज इंसान की भाषा नहीं, प्रिमिटिव इंसान की भाषा यूज करते हैं, इमोजीज वगैरह डाल के। उल्लास, जब मैं उल्लास शब्द बोलता हूं तो आपको एक चित्र समझ में आता है। जब मैं कहता हूं पीड़ा, तो पीड़ा में आपको एक मानवीय ऐसी भावना समझ में आती है जो कोई भी जानवर दुनिया का नहीं समझ सकता। लेकिन जब मैं एक इमोजी डाल देता हूं जिसमें 2 आंसू गिर रहे हैं, तो वो पीड़ा नहीं रह जाती है, वो रोना रह जाता है, जो कुत्ते बिल्ली भी समझते हैं। अगर कुत्ते के सामने आप रोएं तो वो भी आपको चाटने लगेगा आंसू, उसको भी पता है आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन आपके दिल में पीड़ा है, वेदना है, ये वो नहीं समझ सकता। तो जो इंसान की ऊंचाई है चीजों को समझने की, उनको व्यक्त करने की, उनको एक नया पर्सपेक्टिव देके एक नया इंटरप्रिटेशन देने की, वो जो एक फैसिलिटी है, वो धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम करती जा रही है। हम क्यों कुत्ते बिल्ली पाल सकते हैं? क्यों हम शेर हमसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी शेर पिंजरे में रहता है और हम चाबुक लेके उसको खाना फेंकते हैं। हाथी से बड़ा कौन है? उसको भी हमने कैसे किया? क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस थी। वो इंटेलिजेंस क्या है? वो भाषा से आई है। लेकिन आज आप देखिए दुनिया कहां पहुंची है। आज चेस का सबसे अच्छा, चेस सबसे कठिन खेल माना गया है क्योंकि उसमें दिमाग इस्तेमाल होता है, इंटेलिजेंस। आज सबसे अच्छा चेस का प्लेयर कौन है? कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विश्व का कोई व्यक्ति आज की तारीख में कंप्यूटर को नहीं हरा पाता है। सबसे अच्छा मैथमेटिशियन कौन है? कंप्यूटर। सबसे अच्छा नेविगेटर कौन है? कंप्यूटर। सबसे अच्छा एस्ट्रोनॉमर कौन है? कंप्यूटर। और आज वही कंप्यूटर पोएट्री, लिंग्विस्टिक, पेंटिंग, आर्ट, हर चीज में घुस रहा है। सिनेमा में, आज सिनेमा में ये अभी लॉकडाउन में तो हो भी गया है, हॉलीवुड में, इंडिया में भी हो ही जाएगा। मैं भी शूट कर रहा हूं अगली फिल्म ऐसे कि मतलब एक्टर, अब वो शाहरुख खान को खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैंने शाहरुख खान की कुछ 4 फोटो खींच ली, उनकी आवाज का सैंपल ले लिया, अब उनकी छुट्टी है, अब बाकी सब कंप्यूटर कर देगा। तो एक्टिंग सबसे अच्छी कौन करेगा? कंप्यूटर। ये हंसी की बात, आपकी जो हंसी है इसमें हास्य था नहीं, ये घबराहट के मारे निकली, क्योंकि आप भी अचंभित हैं इस सत्य को जान के। इसमें हास्य तो था नहीं। और ये तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो रही है और हम वो धीरे धीरे टेम करती जा रही है, जैसे इंसान ने कुत्ते और जानवरों को किया था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें टेम करती जा रही है। और इसी के कारण चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ डॉट और डैश से चलती है, भाषा का इस लेवल पे पतन हो गया है। क्योंकि आज भाषा लिखने वाला कौन है? हु इज अ लैंग्वेज राइटर? जो डैश और जीरो जानता है, जो बाइनरी जानता है। बाइनरी का मतलब है या तो काला है या सफेद है, पर उसके बीच का जो ग्रे एरिया है, जहां पे कविता पनपती है, जहां साहित्य पनपता है, जहां पे आदर्श पनपते हैं, जहां पे एक सोसाइटी की मर्यादाएं पनपती हैं, जहां पे गीता पनपती है, जहां पे वेद पनपते हैं, वो धीरे धीरे सब खत्म हो गया है। ये बात ना तो मैं बदल सकता हूं, ना आप बदल सकते हैं, पर यह स्थिति मैं आपको इसलिए बताना चाहता था, इसीलिए भाषा अच्छी हो, बच्चों को भाषा अच्छी सिखाई जाए, जो एक बहुत मेहनत का काम है। ये कैसे होता था? ऐसा तो नहीं है कि मेरे माँ बाप बड़े भाषा के ज्ञानी थे या मेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी। कैसे होता था कि जिन लोगों की भाषा अच्छी है उनके संपर्क में बैठाया जाए। तो जब एक विवेक अग्निहोत्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की गोद में बैठते हैं तो मेरी भाषा उससे अच्छी होती है। एक, वो संपर्क खत्म हो गया। दूसरा, साहित्य से किताबें पढ़ के, किताबें हमने पढ़ना छोड़ दिया, मां बाप ने रात को बच्चे को सुनाना छोड़ दिया, वहां भाषा का पतन हुआ। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सिनेमा। आधे से अधिक भाषा, आप चाहे माने चाहे ना माने, आधे से अधिक कविता, शेर, शायरी, अपने को व्यक्त करना हम सिनेमा से सीखते आए हैं। कम से कम पिछले 100 साल में तो सीखते आए हैं। जिस देश में जो लोग हैं जैसे वहां हैं,
क्योंकि सिनेमा एकमात्र ऐसा कला का क्षेत्र है जहां पे ऑडियो वीडियो दोनों इस्तेमाल होते हैं और एक थर्ड डिमेंशन में होते हैं। आप जब दो लोगों को सिनेमा की स्क्रीन में बातचीत करते देखते हैं तो आप भी, चूंकि वो लार्जर देन लाइफ है, तो जब एक बच्चा देखता है तो वो भी वो करना चाहता है। तो अब समस्या, आज जो सबसे बड़ी दुविधा जो खड़ी हो गई है कि जब दिल चाहता है फिल्म आती है तो एक बहुत बड़े साहित्यकार जावेद अख्तर का बेटा वो लिखता है, जो कि बड़ा हुआ बंबई में, जो किसी मुशायरे में नहीं गया, चूंकि उनका डिवोर्स हो गया था, मां बाप से एकदम अलग रहा, वो बंबई में बड़ा हुआ, तो उसे एक बोलचाल की आधी इंग्लिश और बीच में कुछ हिंदी या उर्दू के शब्द डले हुए, इस तरह की एक काम चलाऊ भाषा बंबईया टाइप की आती है। उसने उस भाषा में लिखा, इसलिए नहीं कि वो भाषा है, इसलिए क्योंकि उसको वही भाषा आती थी, उसने उसमें लिखा। अब उसको मार्केट कैसे करें, तो उसको मार्केट करने के लिए क्या, ये आजकल के यूथ की भाषा है, इसलिए हमने उसको लिखा। और जितना मीडिया है, बड़े से बड़े जो मैग्सेसे अवार्ड विनर जो लोग हैं, वो भी यही कहने लगे, हां भाई ये तो आज यूथ की भाषा है, लेकिन मैं भी इसी भारत में रहता हूं, आप भी इसी भारत में रहते हैं, मैं तो पूरा घूमता हूं, मैं तो किसी यूथ को ऐसे बात करते नहीं देखता कि आधा शब्द हिंदी का आधा शब्द इंग्लिश का। क्योंकि भारत तमिलनाडु में भी बसता है, भारत उड़ीसा में भी बसता है, भारत नागालैंड में भी बसता है, भारत पंजाब में भी बसता है। तो बाकी मैं चाहता हूँ, तमिल में तो कोई ऐसे बात नहीं करता, टूटी फूटी अजीब सी बातें। यूपी जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे भी कोई ऐसे बात नहीं करता। भोपाल में आज मैं इतने यंग लोगों से मिल रहा हूँ, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। तो हमने क्या किया, हमने एक गलत चीज को मेन स्ट्रीम में नॉर्मलाइज कर दिया और वो चलन बन गया। जब वो चलन बन गया तो जो साहिर लुधियानवी थे, जो मजरू सुल्तानपुरी थे, जो शैलेंद्र थे, जो नीरज थे, इस तरह के जो कवि थे, उन लोग के लिए जगह ही खत्म हो गई सिनेमा में। अब तो आप ऐसे ही लिखिए टूटा फूटा, चिपका ले रहे सैया फेविकॉल से, ठीक है ना, तो ये थॉट अच्छा है, ना ही ये कविता अच्छी है, ना ये भाषा अच्छी है। लेकिन जो अब हम उसको जब नॉर्मलाइज करते हैं, जब 24 घंटे वो पैसे की ताकत पे टीवी पे बचता है, तो माँ बाप भी कोई हिटलर थोड़ी है, कोई पुलिस थोड़ी है, तो वो लोग भी उसके साथ आनंद उठाने लगते हैं, तो बच्चे भी आनंद उठाने लगते हैं। फिर घर में जब कोई आता है, मुझे याद है जब हम आते थे तो भाई अच्छा कोई चीज़ सुनाओ, तो बच्चा कितने भी बुरे संस्कार का होगा तो कहेगा कि सजन रे झूठ ना बोलो, खुदा के पास जाना, या जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का, कुछ तो उसमें एक थॉट बातचीत होगी। अब आपने सबसे पहले क्या किया कि चूंकि आपको भाषा का ज्ञान नहीं है तो उसमें थॉट आया नहीं, तो आपने गानों में से थॉट्स हटा दिए, तो जीवन की जो फिलॉसफी है वो गानों में से हट गई, फिल्मों में से कहानियां चली गई, रिश्ते चले गए। आज मैं दिन में यही बता रहा था, जब रिश्ते चले गए, थॉट चला गया, तो फिर फिल्मों की कहानियों में से आम आदमी भी हट गया। भाई आम आदमी तो अलग है और आप अलग हैं, तो जब कहानियां कहने वाले लोगों की भाषा पे पकड़ नहीं है तो सुनने वालों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। यह दायित्व तो कहानी कहने वालों का है। जैसे राजनीति में क्या एजेंडा सेट होगा, इसका दायित्व आम जनता पे थोड़ी है, इसका दायित्व तो उन लोगों पे है जिन पे हमने लीडरशिप छोड़ी है। तो जब आप कहते हैं ये साहित्यकार हैं, तो आप अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छी भाषा में अच्छा साहित्य बताएं। तो सिनेमा का भी यही दायित्व है। ये कहना कि सिनेमा वही दिखाता है जो समाज में है, ये बिल्कुल झूठ है। ये एक बहुत ही आलस्य पूर्ण लेजी थॉट है, ये करप्ट झूठा थॉट है। सिनेमा वो नहीं दिखाता है जो समाज में हो रहा है, सिनेमा को वो दिखाता है जो समाज में होना चाहिए। एक जमींदार एक किसान का शोषण ना करे, यह दिखाना चाहिए। शोषण करता ही तो हो ही रहा है समाज में। और इसीलिए देखिए आप पूरे आजाद, अगर आप कोई यहां पे, मैंने आपको बोला था हमारी फाउंडेशन करती है, अगर कोई लड़का लड़की चाहे तो मैं इसको इमीडिएटली स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हूं। उसको सिर्फ इतना करना है, उसको सिर्फ इतना करना है कि आजाद भारत की
या जब से सिनेमा हमारे यहां बनना चालू हुआ 1930 या 1940 पकड़ ले, वहां से लेकर आज तक भारतीय फिल्मों के जितने विलेन हुए हैं, सिर्फ उनको एनालाइज कर ले, भारतीय सिनेमा के विलेंस को आप एनालाइज कर लेंगे तो आपको भारत का पूरा सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। अगर 5 मिनट वक्त हो तो मैं एक थॉट आया कंप्लीट कर दूं, क्योंकि ये बोलने में तो घंटों लग सकते हैं, पर मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा और आपको भी ये चीज़ बड़ी फायदेमंद होगी। आज़ादी से पकड़ लेते हैं। चलिए, आज़ादी की बात की मेन स्ट्रीम फिल्मों की बात कर रहा हूँ। अमूमन जो फिल्में बनती हैं, इक्का दुक्का तो अलग बनती ही रहती हैं, अमूमन जितनी फिल्में थीं उसका विलन कौन होता था? उसका विलन आज़ादी के पहले अंग्रेज होगा, उसके बाद जो विलन था वो था जमींदार। वो शोषण करता था। तब एक किसान का लड़का खड़ा होता था, हीरो बनता था, उससे लड़ाई लड़ता था और जमींदार को खत्म करता था, और इस तरह से रामायण की तरह या महाभारत की तरह से सत्य को, न्याय को फिर से स्थापित करता था और वो समाज के लिए प्रेरणा का विषय बनता था। उसके बाद भारत, नेहरू जी ने बड़े डैम, फैक्ट्रीज की बात करी भारत में, नए नए। वही जो जमींदार था अब वो शहर आ गया, पैसा तो उसी के पास था। वही जमींदार शहर आके अब छोटी छोटी मिल खरीदने लगा, ओन करने लगा, शोषण फिर भी करता था। तो इसलिए आप देखिए दिलीप कुमार के वक्त की जो फिल्म है 60 की, उन सब फिल्मों में अगर आप देखें तो एक मिल वाले के अगेंस्ट वो लड़ाई थी। एक मजदूर का बेटा लड़ाई लड़ेगा आके मिल वाले से, और वहां भी शोषण को खत्म करेगा। भाषा अभी तक टिकी हुई है, संगीत में, गीतों में, डायलॉग में। आपको क्यों डायलॉग याद हैं वो सारे? क्योंकि वो अच्छी भाषा में लिखे गए हैं। और मैं अभी हिंदी में इसलिए नहीं घुस रहा हूं, वो एक कि भाषा वो है जो उस वक्त की बोलचाल की भाषा जो अच्छी हो, समझ में आए। उसके बाद आप देखिए 60 के बाद जो 70 का दशक था, उसमें लोग सामान स्टोर करते थे, होर्डिंग होती थी, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। इंदिरा गांधी का वक्त था, लाइसेंस राज आया था नया नया। तो उस वक्त की रोटी कपड़ा मकान और ये सारी फिल्में देखिए, उनके जो विलन हुआ करते थे वो साहूकार होने लगे, वो व्यापारी होने लगे, और छोटे मोटे ये इंडस्ट्रियलिस्ट होने लगे, उनसे लड़ाई होने लगी। 80 का जो दशक था, ये बड़ा एक विचित्र, भारत के पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बड़ा विचित्र अजीब सा एक है। इसमें एक नेक्सस बना, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद बहुत सारी कोएलिशन गवर्नमेंट एक एक दो दो साल के लिए आई, जनता पार्टी ये वो, इमरजेंसी हटी थी, भारत का युवा जो है वो शहरों में आया था, अर्बनाइजेशन एकदम से बढ़ा था। तो एक नेक्सस सा क्रिएट हुआ पॉलिटिशियंस, पुलिस, स्मगलर्स और डाकुओं के बीच में। इसीलिए आप देखिए 80 के दशक की जो फिल्में हैं, उनके जो विलेन हैं वो आपको यही मिलेंगे कि डाकू मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, पॉलिटिशियंस मिलेंगे। इसीलिए वो अमिताभ बच्चन का दौर है, अमिताभ बच्चन घुस के सारे पॉलिटिशियंस को गोली मार देंगे, कहीं डाकुओं का खात्मा करेगा वो लड़का, उसका भी शोषण हुआ है। पर अभी तक समाज में जो गलत बातें हैं उसके अगेंस्ट हीरो आवाज उठा रहा है। अब उसके आगे का विलन देखिए आप, एकदम से 90 के दशक में आप देखिए विलन जो है वो स्मगलर होने लगा, वो माफिया का डॉन होने लगा। उसके नाम सारे जो थे वो अब्दुल पठान, इकबाल काणा, ये होने लगे सारे के सारे, क्योंकि वही स्थिति थी। आप देखिए जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए 93 में ही हुए वहाँ पे सारे, और मैं बंबई में रहा हूँ, मैंने वो वक्त देखा है सारा का सारा। और उनका ऐसा था पड़ाव कि वहाँ पे यूपी और बिहार में बाहुबली होने लगे, पर ये सब कहीं जुड़े थे, इसलिए विलन वो दिखने लगा आपको। फिर लिबरलाइजेशन हुआ, और लिबरलाइजेशन के बाद जो सिर्फ बाटा और कोरोना के बीच में चॉइस करने वाली जनरेशन थी, उनके जो बच्चे थे, सडनली उनको एक आज़ादी मिली। तो माँ बाप ने कहा हाँ बेटा पिज्ज़ा भी खाओ, पास्ता भी खाओ, जो खाना है खाओ, जो खरीदना है खरीदो, जो पहनना है पहनो, डिजिटल मोबाइल भी लो। और हम लोग जो थे वो एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड के पार्ट बन गए धीरे धीरे। और यहां से दो पतन चालू हुए, एक
जो जड़ों से जुड़ा हुआ जो भारत था वो धीरे धीरे कहीं पे टूटने लगा, हमारे सपने बदलने लगे, हमारी भाषा कटने लगी, और हम सबका एक ही सपना हो गया कैसे अपने बच्चों को बस गूगल में और माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी दिला दें। और तब विलेन देखिए कौन है, यहां से शाहरुख खान का और करण जौहर का उदय होता है। करण जौहर जिनने कभी जिंदगी में हिंदी नहीं बोली है, करण जौहर के पहले सारी स्क्रिप्ट्स हिंदी में लिखी जाती थी, हिंदी नहीं बल्कि मैं तो प्राण साहब और इन सब लोगों से, प्रेम चोपड़ा साहब के साथ काम करने गया तो उन्होंने मुझसे कहा था उर्दू में भेजो, क्योंकि हमें हिंदी पढ़नी नहीं आती, वो पंजाब के पढ़े हुए थे, तो उर्दू में लिखी जाती थी स्क्रिप्ट्स। क्लिष्ट हिंदी की स्क्रिप्ट भी उर्दू में लिखी जाती थी। हिंदी के राइटर्स जिनको आप महान हिंदी के साहित्यकार बोलते हैं वो भी उर्दू में लिखते थे, क्योंकि पढ़ी हुई थी उनने पंजाब में वो भाषा। कई लोग हिंदी में लिखते थे। जो रामायण और महाभारत सीरियल जो तब बने थे वो सारे के सारे हिंदी में लिखे गए थे, कुछ आधे उर्दू में। रामायण आपको पता है उसकी बहुत सारी स्क्रिप्ट कभी उर्दू में लिख दी जाती थी, कभी हिंदी में लिख दी जाती थी, पर कोई उसका मतलब ये नहीं था कि कोई हिंदी के खिलाफ था, वो एक लिपि थी। लेकिन जब ये करण जौहर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बात बता रहा हूं, जब ये लोग जो बच्चे, जो लोग की बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बच्चे थे लेकिन जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं था। करण जौहर ने अपने एक इंटरव्यू में बोला है कि जब पहली बार मैं यश चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग में पंजाब गया तब मैंने पहली बार गांव देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं तो सोचता था गांव वैसे होते हैं जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं। अब ये लोग 50 रुपए का टिकट खरीदने वाले लोग, भारत की मासेस, उनको अब कहानियां बताना शुरू किया। अब इनने कहानियां अपनी जुबान, अपने वर्ल्ड व्यू के साथ बताना शुरू किया। इस वर्ल्ड व्यू में कोई विलेन ही नहीं था। इस वर्ल्ड व्यू का यह विलेन था कि लड़की का जो बाप है वो लड़की को यूरोप में 1 महीने के लिए छुट्टी पे स्विट्जरलैंड नहीं भेजना चाहता है, यह विलेन था। और वो हीरो उससे लड़ाई लड़ रहा था किस तरह वो लड़की को भगा के स्विट्जरलैंड ले जाए। ये दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कोई पिकनिक पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी उसी दायरे में थी। दिल चाहता है में क्या समस्या थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक भारत के युवा लोगों की कहानी है और उस कहानी का पूरा मकसद यह है कि हम स्कूबा डाइविंग कैसे करें। ये उसकी स्ट्रगल है हीरो की, कि मैं अपने अंदर का डर कैसे निकालूं, स्कूबा डाइविंग कैसे करूं। ये ना तो भारत है, ना ये भारत का युवा है। भारत के युवा के नाम पे 24 घंटे सिगरेट पीने वाले, हाथ में बियर पीने वाली लड़कियां और अजीब अजीब सी बातें करने वाले लोगों को आपने बोला ये भारत का युवा है, जबकि वो भारत का युवा है नहीं, वो आप हैं। तो जब निर्माता, कहानीकार और कहानी में ही कोई फर्क नहीं रह गया, जबकि आप देखें साहित्य क्या है, साहित्य का मतलब ये थोड़ी कि मैं अपनी जीवनी लिख दूं। साहित्य का अर्थ यह है कि जो कथाकार है वो नहीं है जो कहानी है। वेद व्यास खुद थोड़ी कृष्ण है, ना तुलसीदास खुद राम है, वो तो किसी और की कथा बांच रहे हैं। मेरा नाम जोकर जो जीवन की इतनी बड़ी फिलॉसफी पे है, राज कपूर खुद थोड़ी जोकर थे। लेकिन आज की कहानी में ये 3 चीजें लास्ट में बता। भारतीय दर्शन में, इंडियन फिलॉसफी में 3 बात बोली गई हैं, दृश्य, दर्शक और दृष्टा। दृष्टा जब स्पिरिचुअलिटी में पहुंचते हैं, लेकिन जब दृश्य और दर्शक दोनों एक ही हो जाएं, तमाशा और तमाशबीन दोनों एक हो जाएं, तब यह स्थिति खड़ी होती है कि हमको डिस्कस करना पड़ता है कि हिंदी और सिनेमा 90-2000 के पहले इस विषय पे चर्चा भी नहीं होती थी, क्योंकि चर्चा का विषय ही नहीं था। यह अब बन गया, यह मां बाप भी महसूस करने लगे, समाज महसूस करने लगा है। इसलिए सिनेमा का बहुत बड़ा दायित्व है, भले ही वो हिंदुस्तानी भाषा हो जो हिंदू उर्दू मिक्स्ड है, जिसको हम अलग भी नहीं कर सकते, लेकिन जो भी भाषा बोलें वो अच्छी बोलें। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो भी बताएं वो एक अच्छी भाषा में बताने की कोशिश करें।
उनको कम से कम इंट्रोड्यूस तो करिए, उनका परिचय तो कराइए अच्छी भाषा से। और आप देखिए उनका वर्ल्ड व्यू जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। और फिर वो सिर्फ एक अच्छे जर्नलिस्ट ही नहीं बनेंगे, बल्कि एक अच्छे विचारक भी बनेंगे, क्योंकि भाषा से ही विचार उत्पन्न होता है और भाषा से ही विचार को आप अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तब आपको इमोजीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिंदी भाषा की जो सबसे बड़ी खूबी है कि जीवन के जिस तरह से हमने मनुष्य के जितने भी ट्रेट्स हैं उनको तमाम देवी देवताओं के तरह से व्यक्त किया है, उसी तरह से इंसान के जितनी भी भावनाएं की लेयर्स आफ्टर लेयर्स आफ्टर लेयर्स हैं, उसके लिए हमने शब्दों में उसको व्यक्त किया है। प्रेम के ही इतने सारे, भाई के प्रेम के लिए अलग शब्द है, स्नेह अलग है, हर रिश्ते का, हर इमोशन का, जीवन की हर समस्या का एक ना एक अलग शब्द है। इतनी धनी, इतनी रिच भाषा वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सरस्वती की तरह से लिप्त हो रही है और ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए मैंने बीड़ा उठाया। मुझे यह भी समझ में आ गया मैं एकदम क्लिष्ट हिंदी अगर लिखूंगा अपनी फिल्मों में तो समस्या खड़ी होगी, ना तो वो बोल पाएंगे, लोग बोल ही नहीं पाते हैं। अभी मैंने नई फिल्म की है, उसमें एक बहुत सीनियर एक्टर थे, उसमें एक शब्द था कि ये बड़ी विडंबना है, ये बड़ी विडंबना है कि जो लोग जो लोग जन्नत पाने के लिए इतना जिहाद कर रहे हैं, उन्होंने इस जन्नत को जहन्नुम बना दिया है। कश्मीर के संदर्भ में था। अब ये बोलने में आधा दिन निकल गया, बोल ही नहीं पाए। विडंबना, जहन्नुम, जन्नत, ये एक शब्दों का खेल है। मुझे लिखने और बोलने में 2 सेकंड लगे, नहीं बोल पाए। कि फिर मुझसे कहा ये विडंबना का क्या मतलब है? मैंने कहा जो आप पे बीत रहा है उसी को विडंबना बोलते हैं। तो अच्छी भाषा से डरना नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो माँ बाप को तो डरना ही नहीं चाहिए, टीचर्स को भी नहीं डरना चाहिए कि बच्चे समझेंगे कि नहीं समझेंगे। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज समझना चाहते हैं। जब आप बहुत ही क्लिष्ट हिंदी बोलेंगे या बहुत ही क्लिष्ट भाषा बोलेंगे, उसको जो चीज नहीं समझ में आएगी, मैं आपको गारंटी करता हूं या तो आपसे पूछेगा या जाके उसे जानने की कोशिश करेगा। हम सब ने किया ये। जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो आप उसको जो शब्द नहीं समझ में आता 50 डिक्शनरी में उसको ढूंढते हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। अंत में मैं आपको अपनी बात साबित करने के लिए 2 छोटे एग्जाम्पल्स बताता हूं। जब मैंने द ताशकंद फाइल्स फिल्म बनाई तो मुझसे सब लोगों ने बोला कि शास्त्री को तो कोई जानता ही नहीं है। रिसर्च करवा लिया स्टूडियोज ने कि भाई शास्त्री को कोई जानता ही नहीं है। देखिए, हाँ बेटा तुम बताओ लाल बहादुर शास्त्री, हाँ कौन थे पता नहीं पिताजी, चलो कोई जानता ही नहीं है, कौन देखेगा इस फिल्म को? और कहने दूसरी जो आपकी फिल्म में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर आदमी बोल ही रहा है बस, ना तो बाहर जाती है, ना इसमें व्यंग्य है, ना हास्य है, ना एक्शन है, ना कॉमेडी है, इमोशन नहीं है, कोई रो भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस लोग बक 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 डायलॉग बोल रहे हैं। इतनी वर्बोस फिल्म इंडिया में कोई देख ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं देख सकते? अरे कहां लोगों को भाषा आशा आती है, किसको क्या मतलब है? और कहने तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह का भाषा का कंस्ट्रक्शन है आपका, ऐसा लगता है आपने कोई साहित्य लिख दिया है, क्योंकि हमारे स्टूडियो में तो किसी को समझ में नहीं आता। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, 50 बार बोल चुका हूं, फिर बता रहा हूं आपको, पर मैं अड़ा रहा। मैंने कहा मैं भाषा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मुझे पहली बार मौका लगा है कि मैं अच्छी भाषा फिल्मों के माध्यम से बोल सकता हूं। 100 आउट ऑफ 100, मैं नाम नहीं लूंगा, अपने भोपाल के ही हैं, बड़े विख्यात साहित्यकार हैं, उन्होंने भी मुझसे बोला अरे कहाँ है इन सब में पढ़ रहे हो ये सब भाषा लिखने, ये कहाँ है इन सब में? तुमने मेरा नमक खाया, लो अब गोली खाओ, ये होते हैं डायलॉग, सिंपल आम भाषा में लिखो। मुझसे उन्होंने बोला, उन्होंने मियाँ कहाँ है इन सब में फंस रहे हो, सिंपल करो। पर मैं लड़ा रहा। वो फिल्म रिलीज हुई, सबसे ज्यादा उसको देखने वाले यंग लड़के लड़कियां थे, क्योंकि वो जानना चाहते थे शास्त्री कौन है। तो पहली बात, कभी इस बात से मत डरिए कि वो समझेगा कि नहीं समझेगा। हर व्यक्ति जिज्ञासु है, वो जानना चाहता है। आप अपनी बात कहिए कठिन से कठिन। दूसरी बात, अच्छी भाषा में उस बात को कहने का प्रयत्न करिए। लोग समझना चाहते हैं, लोग समझते हैं,
यही कारण है कि वो फिल्म जिसमें कोई फिल्मी चीज नहीं थी वो लास्ट ईयर की सबसे बड़ी हिट बनी। और जिस चीज के लिए फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े गीतकार, स्क्रिप्ट राइटर और एक इंटेलेक्चुअल विद्वान हमारे भोपाल के ही हैं, जिनने मुझसे कहा था कि भाई आप आम बोलचाल की भाषा में क्यों नहीं कर देते हैं ताकि एक रिक्शे वाला भी समझ सके। तो मैंने कहा मैं रिक्शे वाले के भाषा पे जाके नहीं लिखूंगा, रिक्शे वाले को मेरी भाषा पे आके सुनना पड़ेगा। और अंततः उसका ये नतीजा हुआ कि इस साल उसी फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो अगर सिनेमा में हम परिवर्तन लाना चाहें तो हम ला सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों के जीवन में अगर हम परिवर्तन लाना चाहें तो ला सकते हैं। अगर हम इस दुनिया को, इस विश्व को, अपने परिवार को, अपने समाज को एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करना चाहें तो हम ला सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है अच्छे विचार। और अच्छे विचार तभी हो सकते हैं जब भाषा पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो। और अगर भाषाओं में मुझे चुनना हो तो मेरी मातृभाषा ही हिंदी है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि हिंदी है, इसलिए मैं हिंदी की वकालत करता हूं क्योंकि हिंदी आज का जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बाइनरी वर्ल्ड है, जहां हाउ आर यू भी लोग नहीं लिखते, HRU लिख देते हैं, नमस्कार तक नहीं लिखते हैं, हाथ जोड़ के लिख देते हैं। उससे अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको ये जो परतें, जैसे हिमालय कई परतों से बन के हिमालय है, उसी तरह भाषाओं की जो ये हिमालय है हिंदी, उसका प्रचार करना बहुत आवश्यक है। कम से कम भारत का भविष्य तो उसी में छुपा हुआ है। इसी से मैं अपनी बात का अंत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।